आई एम रोहित। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर मेरा फिर से रहेगा राजनीति शास्त्र में क्लास 12 का चैप्टर 2 से एक दल का प्रभुत्व। देखिए, इसमें हमने आपको बता दिया था अभी तक इस अध्याय में एक दल के प्रभुत्व में कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों के बारे में। तो लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौतियां थी इनके बारे में हमने अभी तक आपको बता दिया था। पिछले वाले लेक्चर में हमने यह भी बताया था किस प्रकार भारत जब आज़ाद हुआ तो उसने लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र में किस प्रकार उसने लोकतंत्र की सीढ़ियों को धीरे धीरे जैसे भारत की परिस्थिति के बारे में ज़्यादा भारत क्या है, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने क्या सोचा था, रास्ता चुना ऐसा कि चुनाव करवाया जाए और ऐसी राजनीति लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। ठीक है, इसीलिए उनकी प्रतिबद्धता लोकतंत्र में देखी जा सकती है। इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। अब देखिए, हमने ये भी आपको बताया था कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या होती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राजनीति के तहत हमने बताया था कि आकांक्षाओं अक्सर अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में लोगों की होती हैं और उन परिस्थितियों को पूरा करने के लिए जिस तरह की राजनीति होती है वही लोकतांत्रिक राजनीति कहलाती है। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, हालांकि इस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी को इसको प्रॉपर ढंग से अमल किया गया था। ठीक है, इस संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन कुछ और भी त्रुटियां और खामियों को दूर करने के बाद 24 जनवरी को उस पर हस्ताक्षर हो गया, डिबेट वगैरह हो गया था। यानी हर तरह के जितने भी लोग थे संविधान के बारे में वो जानने वाले, मतलब कि किसी के कुछ तक इन सभी को तर्कों को सुधारा गया। उस तर्कों के बाद ही ये संविधान को इम्प्लीमेंट करवाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे लोकतंत्र में ही ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर देर सवेर हर देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना ही लिया। देखिए, हमारे लोकतंत्र जो है वो हमारे लोकतंत्र इस प्रकार का लोकतंत्र था कि लोकतांत्रिक था, जहाँ चुनाव प्रक्रियाओं के लिए चुनाव आयोग का जरूरत किया गया। ठीक है, यानी कि 1950 में जनवरी 1950 में ही, ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि देश में पहला आम चुनाव 1950 के समय ही किए जाने की वादे किए गए और उसी समय चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो उसके पहले सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे, ये हमने आपको बताया था। इनके बाद ही इतने सालों से 70 सालों से क्या हो रहा है कि हमारा देश जो वो चला आ रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कभी जैसे कि अन्य देशों में होता है। जैसे अफ्रीकी देश देख लीजिए या फिर आप साउथ अमेरिका वाला देश देख लीजिए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ क्या होता है, अगर एक बार कोई सत्ता में आ गया, ठीक है, अगर एक बार कोई सत्ता में आ गया ना, सत्ता में आ जाने के बाद एक बार कोई आ गया तो उस सत्ता से हटना ही नहीं चाहता है। ठीक है, किसी न किसी दाव पेच से वो वहीं बना रहता है, मतलब वो कुर्सी को अपनी जागीर समझ लेता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है ऐसा नहीं है। इंडिया में, ठीक है, यानी कि भारत में जो है इस तरह की, अगर एक पार्टी कोई जीती, जिसकी बहुमत उसकी सत्ता, ठीक, ऐसा देखा जाता है। और ये क्रियाएं चलती आ रही हैं, जिस कारण से अभी तक हमारा समाज क्या है, सुदृढ़ और अच्छे ढंग से बना रहा है और हमारा भारत लोकतांत्रिक है। यही सब कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे एक सवाल और आ रहा है। एक ही सही फैसला था, लेकिन ऐसे लोगों को क्या किया जाए जो अभी भी औरतों को किसी की पत्नी के रूप में देखने के आदी हैं। इस तरह के व्यवहार से लगता है कि मानो क्या है, एक स्त्री का कोई नाम ही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र मान लिया जाए तो लोकतंत्र में क्या हुआ कि लोकतंत्र करवाए गए, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में एक हमारा एक दुर्भाग्य अभी भी है कि अभी तक यहाँ नारियों की स्थिति सही नहीं है। ठीक है, अभी भी उनकी पहचान उनका खुद का नहीं होता है कभी। ठीक है, आप इस चैप्टर को जब इस बुक को पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, स्थिति, ठीक,
खुद का कभी नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा उनको पहचाना जाता है या तो किसी की पत्नी के नाम से, या तो किसी के बेटी के नाम से, या फिर किसी का फलना फलना इसी के नाम से ये सब जाना जाता है। ये आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि व्यवहार नहीं, इस व्यवहार में धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने। इसीलिए तो शुरुआती समय में ही क्या कर दिया था कि एक साथ सार्वभौमिक मतदान की प्रक्रिया चालू कर दी थी, चाहे वो कोई हो, औरत पुरुष, यानी लिंग विभेदता नहीं, कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, कोई भी लिंग के एक प्रॉपर एज के बाद वोट या मतदान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आइए देखिए एक फिगर दिखाते हैं। जब हमारा इलेक्शन, जब मतलब कि कमेटी बैठी फर्स्ट टाइम चुनाव करवाने, तो ये सब कुछ उन मेंबरों का फ़ोटो, जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, वो है, फिर और भी सब नेता है। उनके सामने एक चुनौती आई कि भीड़ नियर, देखिए लोग खड़े हो गए कि हमें सीट दे दीजिए, हमें सीट दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव। तो इस तरह का फिगर ये दर्शा रहा है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 1991 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टून का एक नज़रिया। तो ठीक है, इस नज़रिए में सब लोगों को दिखाया जा रहा है कैसे डॉक्टर वी.वी. राय, पंडित नेहरू जी, फिर कामराज नाडार, गोपालाचारी, ये सब बैठे हुए थे और नीचे लोग टिकट के लिए लगाए हुए थे। लेकिन इनकी सूझबूझ ने अभी तक, मतलब कि इतने अच्छे से इन्होंने अपने पार्टी को संभाला, जो उस दौर में बहुत अच्छी पार्टी थी। फिर हमने आपको बताया था मतदान की प्रक्रिया, कि मतदान की प्रक्रिया कैसी थी। तो शुरू में मतदान किस प्रकार से होता था। पहले मतदान कैसा होता था, मत पेटियों को तैयार करके किया गया था मतदान। इसमें हर एक पेटी के भीतर और बाहर एक संबंधित उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता था, ठीक है, और फिर उसी तरह से करवाया जाता। लेकिन धीरे धीरे बाद में समय बदला, पैटर्न बदला, फिर क्या किया गया, आने वाले टाइम में इस तरह का पर्ची बना दिया गया। पर्ची पे ये चिन्ह के साथ उस व्यक्ति का नाम रहता था और उसमें वोट दिया जाता था टिपा लगाकर किसी तरह से, और फिर उसको बॉक्स में। फिर कुछ समय बाद क्या किया गया, यानी कि हमने आपको ये भी बताया था कि 1990 के दशक आते आते क्या हुआ था, हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टार्ट हो गई थी और 2004 में पूरी तरह से भारत में ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी, समझे। तो इस तरह के कार्य हो गए थे। आइए आगे, ये आपका कुछ क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था इसका आंसर देने के लिए। आप फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, हम एक रिकॉल करवा रहे हैं आज आपको, ठीक है, इस वीडियो में। अब देखिए मौलाना कलाम के बाद में मौलाना अबुल कलाम के बारे में हमने बताया था। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद इस्लाम के विद्वान भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे और स्वतंत्र भारत के बने पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री भी थे। ये सब भी हमने आपको बता दिया था। फिर हमने ये भी बताया था कि हमारे यहाँ आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से अक्टूबर 1952 तक, फरवरी तक ये चुनाव हो चुका था। बहरहाल इस चुनाव को आम चुनाव अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, समझे। तो इसी अभियान को, और आप देखिएगा कि किस प्रकार यह, और ये क्या हुआ कि उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया था ये सार्वभौमिक मतदान की शुरुआत करके, कि किस प्रकार भारत ऐसे कर सकता है, ठीक है। सारा पानी फेर दिया था कि इस प्रकार से हमारे चुनाव आयोग ने इस प्रकार से प्रक्रियाओं को संभाला कि यहाँ सार्वभौमिक मतदान आसानी से हो गया और अब तक होते आ रहा है। और अमूमन अभी देखा जाता है कि हमारे चुनाव आयोगों से अन्य देश, ठीक है ना, अन्य देश के लोग आते हैं और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव करवाने के बारे में पूछते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव किस प्रकार किया जाए, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव के नतीजों को, ठीक है, किस प्रकार किया जाए। तो इस सब के बारे में पूछते हैं और वो भी अमूमन ट्रेनिंग के लिए अलग अलग देश जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए पहले चुनाव में हमने आपको ये भी बताया था, पहले चुनाव में कैसे कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। तो इसका प्रभुत्व रहने का मेन कारण था कि 489 सीट में से 364 सीट क्या था, उन्होंने जीत लिया था। तो इस सीट जीतने का मेन कारण थे कौन, पंडित नेहरू जी, सबसे बड़े लोकप्रिय और करिश्माई नेता, ठीक है, जो आज़ादी के टाइम के
स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधी जी के समझिए तो राइट हैंड, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड जिन्ना को माना जाता था तो राइट हैंड ये, इसीलिए तो जिन्ना और नेहरू के चक्कर में पाकिस्तान और भारत बन गया। तो ये देखिए, तो इनके कारण ही कांग्रेस में क्या हुआ, ये खुद कांग्रेस पार्टी में रहकर उम्मीदवार बने और जिस कारण से पूरे देश में इनका तो नाम पहले से था ही और ये मतलब कि लगातार चुनाव जीतते रहे और 3 बार कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। जो विरासत है कांग्रेस, मतलब उनकी विरासत थी, एक तो समझ लीजिए कि आज़ादी के पहले का पार्टी था और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लोग संबंधित थे जो बहुत पूजनीय थे, समझिए तो आम जनताओं के बीच। उसी तरह देख लीजिए कि पहले आम चुनाव में मात्र एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो दूसरे नंबर पे थी इसके बाद, ठीक है। तो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में आपको फिगर दे रखा है किस तरह से, हमने लास्ट टाइम में भी आपको फिगर के बारे में, पंजाब में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम सब वाले क्षेत्र आ गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मानिए कि अमूमन पूरे भारत में सिर्फ ऊपर का कश्मीर रीजन छोड़कर और इधर का उत्तर प्रदेश वाला, सॉरी उत्तर प्रदेश का दिए ये, अरे अरुणाचल प्रदेश, कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाता है कुछ बातें बहुत सारी बताने के कारण। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये डाटा है, आप देख लीजिएगा आप ही के बुक में का, ठीक। और ये आइए आगे हम बताएंगे। अब देखिए कांग्रेस के बोर्ड के बारे में बताया गया कैसे 266 सीट एनेक्स सो द 4 आउट ऑफ द 500, तो 500 से कैसे एकदम 266 ले आए। द रेट सक्सेस इन केरला, ये केरला के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार केरला में हुआ था। ये देखिए राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, ये भी एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी, कपूरथला के राज परिवार में जन्मी थी और विरासत से माता से ईसाई धर्म मिला था, ईसाई धर्म को ये मानती थी और संविधान सभा की सदस्य भी थी और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी थी प्रथम, ठीक है, पद पर रही। ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि जिस समय 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार संविधान अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया गया था ना, केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसका कारण ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी केरल में जीत गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस ने निर्वासित के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया था, उसके बाद इसको गिरा दिया गया था। तो पहला उस समय अभी से लेके आज़ादी के टाइम पहला ऐसा था उस समय जो क्या हुआ था कि आप देखिएगा कि अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये ठीक है 356 ये आपातकाल से रिलेटेड है, ठीक है, आपातकालीन शक्तियों से, भारतीय संविधान के आपातकालीन शक्तियों से, जिसके कारण अगस्त में क्या हुआ फिर गिर गया और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद फिर कांग्रेस वहाँ सत्ता पे काबिज हो गई। ये कुछ दिया हुआ है रिलेटेड बातें आप पढ़ सकते हैं। आइए सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जानते हैं थोड़ा आज। देखिए सोशलिस्ट पार्टी जो है किस प्रकार फ्रेम में आई। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था, ठीक है। तब ये जाके कांग्रेस जो परिवर्तनकामी और समतावादी बनना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सकें। एक क्या होता था ना उसमें कि एक मतलब कि किसी और पार्टी के भी और इस पार्टी के भी, इसके लिए बदलाव किया गया। 1948 में फिर क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी और ये सोशलिस्ट पार्टी जो थी कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, ठीक है, लेकिन आगे चल के इसको बहुत बड़ा समर्थन मिला इनका। ये देखिए ये समाजवादी नेता सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है, इन्होंने देखिए सोशलिस्ट पार्टी के गठनकर्ता यही है आचार्य नरेंद्र देव, जिनका टेन्यूर था मतलब 1889 से 1956 तक इनका जन्म और डेट मतलब समझ लीजिए वही लास्ट दिन। देखिए स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे और आज़ादी के दौरान के
कई बार जेल भी गए थे और फिर सक्रिय भूमिका भी निभाए थे। बौद्ध धर्म के विद्वान भी थे, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी के ये नेतृत्व करता थे। इनके बारे में और से जानना होगा तो ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी। देखिए मेन था ये, मेन कहने का मतलब कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी। तो कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ही, आप देख सकते थे भारत में, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं था, जैसे कि कहने का मतलब भारत में जैसे कांग्रेस का प्रभुत्व था ना भाई, उसी तरह अदर और भी देश थे ऐसे जहां अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों का प्रभुत्व था। लेकिन भारत में देखने को आपको मिल जाएगा कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में किस प्रकार प्रकृति थी। तो कांग्रेस जो थी कई सालों तक रूल किया, ठीक है। अलग अलग देश भी उस समय आज़ाद हुए थे, ठीक है। जैसे आपको मैं ये देखिए नीचे वाला लाइन देखिए, मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया, ये संविधान ऐसा संविधान का निर्माण किए ना जब जहाँ देश में शासन की अनुमति दी गई, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी का वहाँ लोग खड़ा हो गए। जैसे कि कोई एक पार्टी है, मान लीजिए कोई ए पार्टी है, ठीक है, इसी में से 3 लोग खड़ा कर दिए, 1, 2 और 3, और लोगों को कहेंगे क्या कि इन्हीं को चुनिए, या तो 2 को या तो 1 को। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में ए भी पार्टी है, बी भी पार्टी है, सी भी पार्टी, इवन फिर से जान लेते हैं, आइए कहाँ चला गया, ठीक है। देखिए यानी कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, इनमें से अलग अलग लोग खड़े होते हैं और हम इनको चुनते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया में अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग चुनाव प्रक्रियाएं, मतलब चुनावों में सब अलग अलग अपने अपने एक ही सीट से सब खड़े होते हैं। और जनता जिनको, मतलब जो जनता के लिए कार्य करने के लिए जनता को सहमत कर पाते हैं कि हम आपके लिए बिजली ला देंगे, पानी ला देंगे, सड़क निर्माण कर देंगे, ये सब, तो उनको वो चुनती है, या फिर वो अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में या फिर राज्यसभा क्षेत्र में कार्य कर सके, विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। आइए आगे देखिए, इसमें मैक्सिकन पार्टी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वो, जैसे देखिए 2000 तक वे राष्ट्रपति बने रहे। कौन? ये जो राष्ट्रपति बने रहे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसी नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। ये देखिए मैक्सिको में लगभग 60 सालों तक रही। 1929 में हुई थी इस पार्टी का स्थापना, ठीक है, जिसको PRI के नाम से भी जानते हैं। और मजदूर और किसान संगठन के द्वारा अनेक राजनीतिक पार्टियां मिलकर इसका निर्माण की थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या होता है ना कि जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको, कैसे सत्ता में रहने के लिए लोग क्या करते हैं कि तानाशाह बन जाते हैं। तो इसी तरह से वो तानाशाह बन गए। देखिए उनका नाम था, इस पार्टी के संस्थापक जो थे प्लूटो इलियास कैलस। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, जो परिपूर्ण तानाशाह बन गए। चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार करवाते थे ये कि इनका दबदबा बना रहे, ठीक है। इसी दबदबे के कारण ये इतने सालों तक ये रहे, ठीक है। ये पार्टियां देख लीजिए ये इस तरह से, ठीक है, ताकि ये सत्ता में बने रहें। यानी कि ऐसा चुनाव प्रक्रिया कि इन्हीं को अमूमन कोई भी स्थिति हो, जीत इन्हीं को होना था, ठीक है। इन्हीं कारणों को लेकर अब देखिए थोड़ा सा बाबा साहेब भीमराव जी के बारे में जान लेते हैं। आइए देखिए, बाबा साहेब जो थे भीमराव, ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलित को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और अगुवा थे। विधान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर के संस्थापक भी थे।